हाय, स्माइल ग्रीटिंग। मैं सुरेश यादव, सुजोक एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। सादर नमस्ते। आज हम एसिडिटी की तकलीफ और उस पर बिना दवाई से तुरंत असरदार इलाज कैसे करते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एसिडिटी यानी अम्ल पित्तता, इसमें हाइपो एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, मुंह में कड़वा पानी आना या खट्टा पानी आना, हार्ट बर्न, चेस्ट में जलन, गले में जलन, वॉमिट जैसी फीलिंग, वॉमिट हो जाना, और ये कभी कभी वॉमिट के अंदर खाना वैसे के वैसे बाहर पड़ना, पेट में दर्द, पेट फूला हुआ सा लगना, ये सारे लक्षण हमें देखने में आते हैं। और इसमें अगर ये लक्षण चलते रहे ज़्यादा समय तक तो उसके कारण बाद में अल्सर, फीशर, बवासीर जैसे और भी बीमारियां और भी तकलीफें इसमें जुड़ जाती है। तो ये एसिडिटी के कारण क्या होते हैं? तो एक तो कारण हमें सबको पता है कि डाइट, गलत आहार, ये बेजोड़ आहार हम खाते हैं, विरोधाभासी आहार लेते हैं, तो इसके कारण पाचक रसों में गड़बड़ी होती है, पचन क्रिया में गड़बड़ी आती है। वैसे भी और भी हमारे आहार में जंक फूड आते हैं, डिब्बाबंद फूड आते हैं, प्रोसेस फूड आते हैं, मैदे की और बेसन की चीज़ें आती है, ऑयली और स्पाइसी चीज़ें आती है। ये सब चीज़ें हमारी पाचन संस्था को बिगड़ा देती है, पाचक रसों को बिगड़ा देती है। तो ये कारण हो गया डाइट का। और एसिडिटी से अगर छुटकारा पाना है तो इसका हमें निहायत इसका ख्याल रखना जरूरी है। दूसरा एक कारण जो हमें हमेशा सामने नहीं आता है, लेकिन वो कारण बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है, हमारी स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल। ये स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल के कारण हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो पाचन प्रणाली को हमेशा कार्यक्षम रखती है, उसके ऊपर परिणाम हो जाता है। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की कार्यक्षमता बिगड़ जाती है। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पाचन प्रणाली में बहुत सारा कुछ काम संभाल लेते हैं। जैसे कि हमने जो खाया है उसको पचाने के लिए जो एंजाइम्स लगते हैं, उसका एंजाइम्स का सिक्रेशन भी इसके हाथ में है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। और बाद में पचा हुआ खाना शरीर के अंदर ले जाना है ब्लड सिस्टम से, सर्कुलेटरी सिस्टम से, वो भी उसके ऊपर भी ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करती है। और जो मल तैयार हुआ है उसको आगे धकेलने के लिए, बाहर निष्कासन उसका करने के लिए एक्सीटरी सिस्टम में भी ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहे हैं। और ये स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ही अकार्यक्षम बनते जाती है। इसके कारण पूरी पाचन प्रणाली हमारी बिगड़ जाती है। तो एसिडिटी का ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। अभी ये दो कारण तो हमने देख लिए, तो हमें अगर एसिडिटी से छुटकारा पाना है तो हम क्या करते हैं? हम तरह तरह की दवा गोली लेते हैं, चाहे आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, एलोपैथिक, जो भी हम दवाई करते हैं। उसमें से अगर एलोपैथी छोड़कर हम आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी मेडिसिन अगर करते हैं तो हमें आराम तो मिलता है, लेकिन वो मेडिसिन जरूर डॉक्टर की सलाह से होनी चाहिए, ना कि केमिस्ट में जाके सेल्फ मेडिकेटेड होनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेटेड अगर लेते हो तो वो गलत बात है। तो डॉक्टर की परामर्श से अगर हम लेते हैं कुछ दवाई, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी, तो हमें कुछ राहत मिलती है। लेकिन ये दवाई लंबे समय तक लेनी पड़ती है, और कुछ भी दवाई अगर लंबे समय तक लेनी पड़ती है तो उसके कुछ न कुछ दुष्परिणाम तो होते ही है। और ज़्यादा दुष्परिणाम एलोपैथी में देखते हैं, क्योंकि एलोपैथी मेडिसिन में ज़्यादातर हम एंटासिड यूज़ कर रहे हैं। ये एंटासिड जो है वो वैसे तो एसिडिटी में उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं है, टाइम बीइंग वो एसिड को न्यूट्रल कर रही है, लेकिन ये कोई काम नहीं है, क्योंकि एसिड को न्यूट्रल करने के बाद एसिडिटी का जो कारण है उसके ऊपर तो कुछ काम नहीं होता है, तो एसिडिटी वैसे ही बनी रहती है। उल्टा ये एंटासिड गोली की फिर आदत बन जाती है, और बाद में इस एंटासिड गोली में तो दुष्परिणाम, शरीर के ऊपर दुष्परिणाम करने वाले कंटेंट ज़्यादा है। ये दुष्परिणाम कंटेंट जो है वो इस तरह के दुष्परिणाम करते हैं, जैसे कि एक दुष्परिणाम हमारे सामने हमेशा आता है कॉन्स्टिपेशन। जो ये एंटासिड हमेशा ले रहा है उसको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती ही है, क्योंकि उसकी पाचन प्रणाली बराबर काम नहीं करती है, जो
अंदर से जो कुछ अभी कमियां चालू है वो वैसे ही बनती रहती है, चालू ही रहती है। ये एंटासिड का कुछ उधर काम रोल ही नहीं है, वो सिर्फ एसिड को न्यूट्रल कर रही है। तो एसिड को न्यूट्रल करते वक्त बाकी के जो कुछ कमतियाँ है वो चालू रहती है। ये एंटासिड और क्या कर रही है, तो हमारे अंदर जो विटामिन का हमारे खाने में से हम जो शोषण करते हैं उसमें भी ये बाधा डालती है। तो बराबर शोषण, विटामिन की कमती है, विटामिन डेफिशिएंसी में हम जाते हैं क्योंकि बराबर वो शोषण नहीं होने देते हैं एंटासिड। दूसरा, बॉडी के अंदर जो मिनरल्स और सॉल्ट्स है उसका भी इम्बैलेंस बना देती है। और ये मिनरल सॉल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो किडनी के ऊपर इसका असंतुलन किडनी में जाके दुष्परिणाम पैदा करता है। तो एंटासिड के कारण एक तो किडनी में भी बीमारी आ सकती है। एंटासिड के कारण और भी एक मस्कुलर सिस्टम में एक दुष्परिणाम होता है कि मस्कुलर सिस्टम भी बराबर काम नहीं करते क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है। तो मसल का आकुंचन प्रसरण जो भी है, जो काम है वो बराबर नहीं होता है और उसके अंदर स्प्रेन, बाइटें आना या स्पाज्म होना, इस तरह से हमेशा हमें तकलीफ हो जाती है और इसके कारण मस्कुलर पेन हमेशा रहता है। फिर दिन रात ये पेन रहता है, तो इसके पेन की वजह से फिर अनिद्रा का एक दूसरा दुष्परिणाम सामने आता है। तो इस तरह से अलग अलग परिणाम, ये सिर्फ एंटासिड जो लोग सालों साल लेते हैं उसमें ये परिणाम दिखाई देते हैं। ये तो है ही, इसके साथ न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे भी इसका असर हो जाता है। अभी ये सामने आया है कि आपके पार्किंसोनिज्म या डिमेंशिया, स्मृति भ्रंश जिसको बोलते हैं, वो भी ये एंटासिड उसको भी मदद करती है, उसको आने में उसको भी सपोर्ट होता है एंटासिड का। इस तरह से एंटासिड बहुत जगह हमें बहुत बुरे बुरे असर दिखा रही है, फिर भी लोग एंटासिड ले रहे हैं। और ये एंटासिड का और एसिडिटी का और एक परिणाम जो होता है कि एंटासिड और एसिडिटी अगर सालों साल चलती है तो इसके कारण बॉडी की पीएच बदल जाती है, पीएच लेवल बदल जाती है। और पीएच लेवल ये अनेक सारे विकारों की जड़ है, पीएच लेवल का ज़्यादा होना। तो ये पीएच लेवल का एक बहुत डेंजर यानी गहरा प्रभाव और रिस्की जो है ये है कि ये पीएच लेवल बढ़ने के कारण हमारी जो गिविंग पावर है वो कम हो जाती है और हम वायरस हो या बैक्टीरिया हो उसके इन्फेक्शन के शिकार होने में ज़्यादा इसकी संभावना होती है बिकॉज ऑफ एसिडिटी, और एसिडिटी पे चलने वाली है एंटासिड की दवाई। तो इस तरह से ये एसिडिटी दिखने में तो हमें बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन इस एसिडिटी के कारण हमारे अंदर पहले से अगर कुछ बीमारियां जैसे डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है या थायराइड की प्रॉब्लम है, ये भी बढ़ जाती है इसके कारण। तो इस तरह से दिखने में एसिडिटी का एक छोटा सा मामला हमें दिख रहा है, लेकिन एसिडिटी का परिणाम इस तरह से बहुत जगह हो रहा है और ये एसिडिटी हमारी पूरी लाइफ या जीवन यात्रा को खराब कर देती है। तो इसके ऊपर अगर हमें ट्रीटमेंट करना है अभी, तो ट्रीटमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसमें एसिडिटी तो छूटनी चाहिए, छुटकारा तो उसे चाहिए, उसके साथ साथ में दवा गोली से भी छुटकारा होना चाहिए। ऐसे हमें ट्रीटमेंट चाहिए, हाँ, बिना दुष्परिणाम वाली ये ट्रीटमेंट हमें चाहिए। एनर्जी लेवल पे चलने वाली ट्रीटमेंट चाहिए और ये ट्रीटमेंट जो है ये सुजोग में है। सुजोग ये चिकित्सा पद्धति है, एक निर्धोक चिकित्सा पद्धति है। इसमें रोग बीमारी कहीं भी हो, कौन सी भी हो, लेकिन उपचार दिए जाते हैं वो हाथ के ऊपर और हाथ के उंगलियों के ऊपर, हाथ और पैर के ऊपर और उसकी उंगलियों के ऊपर उपचार किए जाते हैं। इस थेरेपी का ये अच्छा एक खासियत ये है कि इसमें कोई दवा गोली नहीं होती है और सिर्फ कलर या मैग्नेट से इसके उपचार या प्रेशर से उपचार होते हैं। तो ये उपचार पद्धति में इसका बेसिक इसेंस जो है कि हम समरूपता को देखते हैं, सादृश्यता को देखते हैं, पूरे शरीर की सादृश्यता हाथ के ऊपर देखते हैं या फिंगर के ऊपर देखते हैं। इतनी एक आसान सरल पद्धति है, इसमें कुछ करना नहीं है, सीखने में ये बहुत आसान इसलिए है। तो अब एसिडिटी को उपचार देने के लिए हम अभी जो कर रहे हैं, फिंगर के ऊपर पूरी बॉडी, पूरे शरीर की समरूपता देखने जा रहे हैं। अब पूरी बॉडी की समरूपता देखेंगे और उधर स्टमक जिसके ऊपर हमें एसिडिटी की ट्रीटमेंट देनी है, वो स्टमक या फिंगर के ऊपर कहाँ आता है ये देखेंगे और उसके ऊपर ट्रीटमेंट देंगे। इतना आसान है। देखिए
अभी हम इस सादृश्यता को, समरूपता को देखते हैं। पूरी बॉडी एक फिंगर के ऊपर, पूरी बॉडी का एक ये बड़ा सिस्टम जो है वो इसके ऊपर एक मिनिएचर फॉर्म में इसके ऊपर हम बॉडी देखने जा रहे हैं। तो एक तुलना अभी करते हैं, कंपेयर करते हैं पूरी बॉडी की इसके ऊपर कैसे आती है। तो इसमें मैं मेरे सेंट्रल पार्ट में मैं 3 पार्ट में मैं बॉडी देख रहा हूँ। एक पहला पार्ट ये ऊपर वाला पार्ट है, गले से लेके ऊपर का, बाद में ये चेस्ट वाला पार्ट, सेकंड बीच वाला पार्ट, और नीचे वाला पार्ट जो है एब्डोमिनल पार्ट। इस तरह से 3 पार्ट में मेरा सेंट्रल पार्ट जो है बॉडी का वो विभाजित हुआ है। वैसे अभी इस फिंगर को देखते हैं। इस फिंगर को देखने के लिए इस फिंगर की पोजीशन कैसे रखते हैं, देखो जैसे ये मेरे पीछे वाला पार्ट जो बैक है वो मेरी डार्क कलर की है, तो इसकी डार्क कलर यहाँ आ रही है, इसका मतलब ये पीछे वाला मेरे पीठ का हिस्सा है, बैक हिस्सा, और तो ये मेरा फ्रंट हिस्सा है, ये मेरा फ्रंट हिस्सा, ये फ्रंट हिस्सा। और अभी इस दोनों में मैं मैचिंग कर रहा हूँ, समरूपता, सादृश्यता, सिमिलरिटी को देख रहा हूँ। तो अभी देखिए ये जो ऊपर वाला पार्ट है इस पार्ट से कनेक्ट, हाँ एक कनेक्टिविटी दिखा रहा है, सिमिलरिटी दिखा रहा है। ये जो चेस्ट का एरिया है ये मिडिल पार्ट पे एक सिमिलरिटी दिखा रहा है, समरूपता दिखा रहा है। और ये जो नीचे वाला फैलेंज है, ये जो फैलेंज है ये मेरे एब्डोमिनल पार्ट से समरूपता दिखा रहा है। तो अभी एब्डोमिनल पार्ट में, एब्डोमिन में स्टमक किधर है ये हमें देखेंगे, और वो स्टमक इधर किधर है वो देखेंगे। तो एब्डोमिन में स्टमक किधर है देखने के लिए मैं एक सेंट्रल लाइन ये मैं इमेजिन कर रहा हूँ, सेंट्रल लाइन एब्डोमिन से जाने वाली, और उसके लेफ्ट हिस्से में, लेफ्ट इस भाग में मेरा स्टमक की थैली जो है वो इधर ऊपर है। तो ये इसकी लोकेशन और भी पक्की करने के लिए मैं ये एब्डोमिनल एरिया के 3 हॉरिजॉन्टल मैं हिस्से बना रहा हूँ, इक्वल पार्ट, 3 इक्वल पार्ट। तो नीचे वाली मंजिल, ये बीच वाली मंजिल, और ये ऊपर वाली, अपर फ्लोर, मिडिल फ्लोर और ये ग्राउंड फ्लोर, ऐसे 3 पार्ट में उसको विभाजित किया। और सेंट्रल लाइन के लेफ्ट बाजू में ये मेरा स्टमक की थैली आ रही। तो इधर भी मैं, ये एब्डोमिनल पार्ट है, इसको मैं सेंट्रल लाइन से, अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, सेंट्रल लाइन से 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा, ये इमेजिनरी लाइन होगी, डिवाइड करके उसके लेफ्ट बाजू में मेरा स्टमक की, मेरी स्टमक की थैली है, वो भी अपर फ्लोर पे, इसके 3 फ्लोर बना होगा। मैं ये 2 लाइनें में अगर खींच रहा हूँ हॉरिजॉन्टल, तो इसके 3 फ्लोर बन गए, ये मिडिल फ्लोर, ये लोअर फ्लोर और ये अपर फ्लोर। तो अपर फ्लोर में ये मेरा स्टमक का हिस्सा, सेंट्रल लाइन के लेफ्ट में स्टमक का हिस्सा आ गया। तो इस स्टमक के हिस्से को अभी मेरा लोकेशन बन गया, स्टमक कहाँ है, तो उसके ऊपर मैं अभी ट्रीटमेंट देने जा रहा हूँ। ये ट्रीटमेंट इतनी आसान है, सिर्फ स्केच पेन का कलर, मार्कर पेन का कलर, काला कलर इसके ऊपर मुझे देना है। ये हो गई ट्रीटमेंट मेरी। जैसे मैं ब्लैक कलर देता हूँ तो ये स्टमक की जो गड़बड़ी है, अभी एसिडिटी यानी स्टमक अभी हाइपर हुआ है, तो ये इसकी हाइपर एक्टिविटी जो है कम हो जाएगी, वो ठंडा पड़ जाएगा। तो इस तरह से मेरा, जैसे मैंने इसको कलर लगाया उसी वक्त मुझे आराम महसूस होने लगा। ऐसे होता ही है। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये हर फिंगर के ऊपर हम दे सकते हैं। तो स्टमक यहाँ भी मैं बना सकता हूँ, हर फिंगर के ऊपर बॉडी की समरूपता देखूंगा तो यहाँ भी स्टमक बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यानी चारों फिंगर पे ये ऐसे लेफ्ट साइड में ऊपरी हिस्से में मैं स्टमक को ट्रीटमेंट काले कलर से दे दूंगा। इस तरह से मैं दूसरे हाथ के भी चारों फिंगर्स को दे सकता हूँ। उसके ऊपर भी ये स्टमक जो रहेगा लेफ्ट साइड में ही रहेगा, सेंट्रल लाइन से लेफ्ट साइड में, तो उसके ऊपर भी मैं ये काला कलर दे रहा हूँ स्टमक। इस तरह से मैं 8 फिंगर के ऊपर मैं काले रंग के ये डॉट्स बना दूं स्टमक के ऊपर, तो मेरा स्टमक पे एक ठंडक पहुंचेगी और एसिडिटी में तुरंत मुझे आराम मिलता है। तो इस तरह से 8 फिंगर पे मैं ये कर रहा हूँ। अभी इससे और भी एक ज़्यादा बढ़िया तरीका, फास्ट तरीका और भी एक है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो ये तरीका क्या है कि ये स्टमक को भी ऊर्जा पहुँचाने वाली एक स्टमक मेरिडियन, एक चैनल है। अभी ये स्टमक को जो आपने ट्रीटमेंट दिया है उस अंग पे दिया, लेकिन वो स्टमक को चलाने वाली जो ऊर्जा प्रणाली है, जो एनर्जी है, उसको हम ट्रीटमेंट देते हैं तो वो ज़्यादा असरदार रहेगी, ज़्यादा फास्ट रहेगी। तो ये ऊर्जा प्रणाली, ये चैनल जो है स्टमक मेरिडियन उसको बोलते हैं। ये चैनल अपने हाथ पे मिडिल फिंगर पे ये चैनल है। मिडिल फिंगर पे ये चैनल जो है, मिडिल फिंगर पे ये जो नेल की बॉर्डर है, ये अंगूठे के तरफ वाली, अंगूठे की दिशा वाली जो नेल की बॉर्डर, ये नेल की बॉर्डर, ये लेफ्ट हैंड है तो उसकी राइट बॉर्डर जो है लेफ्ट हैंड की, उसको मैं, ये स्टमक का चैनल है, उसको मैं काला रंग लगाऊं उसके ऊपर, यानी उस चैनल को मैंने ठंडा कर दिया।
जो हाइपर हुआ है, ये स्टमक के चैनल को मैंने ठंडा किया। मिडिल फिंगर पे अंगूठे की तरफ वाली ये नेल की लाइन, उसको मैंने ये काला कलर दिया। अभी यही काला कलर ऐसे ही मैं दूसरे हाथ पे भी स्टमक लाइन पे जाऊंगा, स्टमक मेरिडियन पे जाऊंगा। तो ये स्टमक मेरिडियन ऐसे ही अंगूठे की तरफ वाली, ये अंगूठे की तरफ वाली जो नेल बॉर्डर है उसके ऊपर मैं ये ट्रीटमेंट, उधर भी मैं काला कलर, इस तरह से काले कलर की एक लाइन खींचूंगा। तो ये दो लाइनें, ये दो लाइन स्टमक मेरिडियन पे काम करेगी, काली रेखा, और स्टमक को ठंडक पहुंचा देगी। और एक ऊर्जा चैनल है जो बॉडी में हीट पैदा करता है, उसको भी हम स्लो डाउन करेंगे। ये जो ऊर्जा चैनल है वो इंडेक्स फिंगर के ऊपर है। इंडेक्स फिंगर की नेल बॉर्डर जो ओ बाजू में लिटिल फिंगर की तरफ जो है नेल बॉर्डर, उसके यहाँ से ये चैनल मैं ब्लैक कर रहा हूँ, ये सीधी रेखा में निकल रहा हूँ काले रंग की। तो इस तरह से ये दो लाइनें एक दूसरे के सामने सामने आ रही है, वो हमें निकालनी है, तो तुरंत हमें एसिडिटी में आराम आता है। और यही दो लाइनें दूसरे हाथ में भी वैसे ही करेंगे, जैसे ये स्टमक लाइन मैंने किया वैसे ही ये इंडेक्स फिंगर वाली लाइन मैं करूँ। तो ये चार लाइनें दो हाथों में अपने को तुरंत इसका असर दिखाती है, एक चमत्कार लगता है। अभी जिसको दोनों हाथों में नहीं करना है वो एक ही हाथ पे भी कर सकते हैं। एक हाथ में करेंगे तो कैसे करेंगे, तो एक ये लाइन किया, उसके अपोजिट पे ये लाइन किया। अभी जैसे इधर मैंने मिरर इमेज बना रहा हूँ, ये मैंने बीच में एक आरसा रखा, आईना रखा, तो आईने में ये फिंगर की ये जो लाइन है वो इधर दिखेगी, ये लाइन इसकी मिरर इमेज इधर दिखेगी, और इसकी मिरर इमेज ये अंदर की बाजू में ये है, तो इसके अंदर वाली ये लाइन इधर आ जाएगी। तो ऐसे चारों लाइनें एक हाथ में भी हम खींच सकते हैं। इस तरह से ये इतना असरदार ट्रीटमेंट होता है कि जब आपने ये ट्रीटमेंट लगाई तुरंत आपको एसिडिटी में फर्क महसूस होता है। इसके लिए हम बोलते हैं कि आपको अगर खाना खाना है तो खाना खाने के पहले ये जिसको एसिडिटी की तकलीफ है वो ये चार लाइनें लगाने के बाद खाना खा सकते हैं, और खाना खाने के बाद एज ए ट्रीटमेंट इसको 1.5-2 घंटे रख सकते हैं। तो अभी अगर आपको कितनी भी एसिडिटी की तकलीफ है और आपको कहीं जाके पार्टी को एंजॉय करना है, तो इस तरह की चार लाइनें खींचनी है, और आप किसी भी पार्टी में जाके आप ये चार लाइनें खींच के आप यू कैन एंजॉय योर पार्टी विदाउट फियर ऑफ एसिडिटी, ये आप कर सकते हैं। तो ये एक ट्रीटमेंट पार्ट हो गया कि एसिडिटी को ये ट्रीटमेंट जो है ट्रीटमेंट के तौर पे चलनी चाहिए। जब ज़रूरत है उतने टाइम हम ये ट्रीटमेंट करते जाएंगे, और ये खाने के पहले, रात का खाना हो दिन का खाना हो, खाने के पहले इसको लगाना है जिसको ज़्यादा एसिडिटी की तकलीफ है, और बाद में खाना खाना है, खाना खाने के बाद 1.5-2 घंटा ये कलर को रखना है। तो ये हो गई ट्रीटमेंट, जब तक आपको ज़रूरत है तब तक करते रहना है। लेकिन अभी मैं दूसरी बात एक शेयर करना चाहता हूँ कि ये तो ट्रीटमेंट हो गई, लेकिन आप एसिडिटी से क्या और भी पेट की कोई भी समस्या आपकी तरफ ना आए, इसके लिए एक आदत डालनी है, एक छोटी सी आदत आपको बनानी है। ये आदत ये है कि सुबह जागते वक्त, सुबह जब आप नींद से जागते हो तभी आपको कुनकुना गर्म पानी लोटा 2 लोटा जितना आप पी सकते हो उतना जागने के बाद तुरंत पीना है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, इतना पानी पीना है कि आपको नौशिया आए, या जैसे जी मचले की अभी आप उल्टी हो जाएगी, वॉमिट हो जाएगी, इतना पानी उस वक्त पीना है। ये पानी पीने के बाद 1 घंटे के लिए कुछ खाना नहीं है। 1 घंटे के बाद जो नाश्ता वगैरह जो करना है वो कर सकते हो, और नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा पानी, गला साफ हो इतना पानी पीना है, और उसके 1-1.5 घंटे के बाद आप जैसे जितना चाहे उतना पानी आपके ज़रूरत के अनुसार पी सकते हैं। तो ये आदत अगर आप डालते हो, और जिसको ज़्यादा एसिडिटी की तकलीफ़ है उसको तो ये करना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये करने के बाद भी आपको एसिडिटी के लिए एडवांस ट्रीटमेंट चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी मैंने जो कलर की ट्रीटमेंट बताई, ये कलर की ट्रीटमेंट मेरे इस बुक में भी दी गई है। ये जो बुक में 29 प्रकार की अलग अलग बीमारियों में, विकारों में आप सिर्फ कलर से कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हो इसमें बताया गया। इसकी खासियत ये है कि इसमें ये जो ट्रीटमेंट दी है वो मराठी, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती 4 लैंग्वेज में दी गई है। ये बुक के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, और जल्दी से जल्दी आप एसिडिटी से छुटकारा पाए।
ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको धन्यवाद।